आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक नया स्टडी नोट दैट इज बैंक। इस हर एक बच्चे को पता है, हर एक स्टूडेंट को पता है, हर एक पर्सन को पता है, जितने भी पर्सन इंडिया के अंदर रहते हैं, कि भाई बैंक क्या होता है। बैंक मतलब, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूं, जहां पे एक डिपॉजिटर या एक पर्सन, एक इंडिविजुअल अपना पैसा, दैट इज पार्ट ऑफ सेविंग मनी, दैट इज पार्ट ऑफ सेविंग मनी, सेविंग मनी को क्या करता है, डिपॉजिट कराने जाता है। कहां पे, बैंक के अंदर। चाहे वो पीएनबी हो, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो एचडीएफसी हो, चाहे वो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स हो, चाहे कोई सा भी बैंक हो, जहां पे हम अपना पैसा जो हमने सेव किया है, हम उसको डिपॉजिट करवाने जाते हैं, जहां पे हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है और हमारा पैसा जो है वो बढ़ता जाता है। या फिर हमें जरूरत है पैसों की, तो हम इन द फॉर्म ऑफ लोन पैसे को ले सकते हैं कैसे, बैंक से, पर इन फेवर ऑफ दिस या इन रिटर्न ऑफ दिस हमें कुछ सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करानी पड़ती है। तो हमें मेनली यहाँ पे दो टाइप्स के बैंक को पढ़ना है, सेंट्रल बैंक एंड द सेकेंड वन इज कमर्शियल बैंक। क्योंकि भाई इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से, डेली रूटीन लाइफ से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हर एक जना बैंक जाता है, हर एक किसी का बैंक होता है अकाउंट में, तो पता होना चाहिए कि भाई बैंक्स कौन कौन से फंक्शंस जो होते हैं परफॉर्म करते हैं। कमर्शियल बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक क्या होता है, ये कैसे कैसे काम करते हैं, कौन मनी को सप्लाई करता है, कैसे मनी को क्रिएट किया जाता है इनके द्वारा, ये सारी चीजें हमें इस स्टडी नोट, इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। तो सबसे पहले हमें यहां पे मेनली टू टाइप्स के बैंक को पढ़ना है, सेंट्रल बैंक एंड द सेकेंड वन इज कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक से हम रूबरू होते हैं, क्योंकि हमारी जो डेली की ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस होती है वो कहां पे होती है, कमर्शियल बैंक के अंदर। जो हमारा अकाउंट होता है वो कमर्शियल बैंक के अंदर ही होता है। अब बात करें हम सेंट्रल बैंक की, तो भाई सेंट्रल बैंक, मैम सेंट्रल बैंक पूरा इंडिया का बैंक, यस, दैट इज हेड ऑफ द कमर्शियल बैंक। मतलब बैंकर का बैंक, मतलब बैंकों का ये क्या होता है, बैंक होता है। कौन, सेंट्रल बैंक, जो कौन है, आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भाई जो कमर्शियल बैंक है, जैसे हम लोग अपना पैसा किसके पास जमा करवाते हैं, कमर्शियल बैंक के पास, ऐसे कमर्शियल बैंक को भी सम पार्ट ऑफ मनी या सम पार्ट ऑफ, जिसको रिजर्व बोला जाता है, वो क्या कराते हैं, सबमिट कराते हैं किसके पास, आरबीआई के पास। आई बात समझ में। और अगर मैं बात करूं मैम कमर्शियल बैंक के, मुझे एग्जांपल बता दो बेटा, बहुत अच्छे एग्जांपल। एचडीएफसी ये बैंक की तो है, कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई, पीएनबी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, दैट इज ये है पंजाब नेशनल बैंक, और ये है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे बैंक है जो आपको देखने को मिलेंगे, जहां पे जनरल पब्लिक अपना पैसा डिपॉजिट कराती है, उस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। और अगर इन केस ऑफ लोन, कि भाई जब लोगों को, जनरल पब्लिक को पैसा चाहिए होता है, तो वो चाहे एजुकेशन लोन हो, चाहे कार लोन हो, चाहे हाउस लोन है, इस रूप में लोन को लेते हैं इन अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसपे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो हमें पहले कमर्शियल बैंक को ही पढ़ना है, डीपली पढ़ना है, देन सेंट्रल बैंक पे हम आएंगे। तो अगर मैं बात करूं कमर्शियल बैंक, तो कमर्शियल बैंक एज एन इंटरमीडिएरी काम करती है बिटवीन द सेंट्रल बैंक एंड द डिपॉजिटर या जनरल पब्लिक। ये क्या काम करती है, एज एन इंटरमीडिएरी काम करती है बिटवीन द जनरल पब्लिक एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है, जो जनरल पब्लिक होती है, दैट इज सरप्लस यूनिट, एक आएगा आपको सरप्लस
यूनिट, सरप्लस यूनिट वो होंगे, सरप्लस यूनिट हम उनको बोलेंगे जो पैसा डिपॉजिट कराने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए में से 7,000 रुपए मेरा घर का खर्चा सब कुछ मिला के हो गया, तो 3,000 रुपए मेरा पैसा क्या हुआ, बच गया। तो भाई अगर एक रैशनल पर्सन होगा वो पैसे को घर पे नहीं रखेगा, वो क्या कर देगा, उस पैसे को बैंक में इन्वेस्ट कर देगा या फिर बैंक में डिपॉजिट करा के आ जाएगा, जिससे कि उसका पैसा 3,000 से 3,200 3,300 घर में रखे रखे, अगर कहीं पर रखे रखे आपको 300 रुपए 200 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसमें इससे बुरी बात क्या होगी? ये क्या बुरी बात है? नहीं, इससे अच्छी बात क्या होगी? तो ये होती है सरप्लस यूनिट। अगर मैं बात करूं डेफिशिएट यूनिट, डेफिशिएट यूनिट वो यूनिट्स होती हैं जो कमर्शियल बैंक से इन दी फॉर्म ऑफ लोन क्या करते हैं, पैसा लेते हैं और जिसपे उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और जो सरप्लस यूनिट को जो वो इंटरेस्ट देते हैं वो बिल्कुल 3.5 ऐसे ही कम होता है, और ये 10 से 11%। तो इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 7.5 6.5 5.5, ये जो भी डिफरेंस होता है ये इनका क्या होता है, प्रॉफिट होता है किनका, कमर्शियल बैंक का, क्योंकि वो नहीं बैठी है सबका भला करने के लिए, क्योंकि उनको भी पैसा अर्न करना है, उनको भी इकोनॉमी में पैसा देना है, वो भी पैसा क्रिएट करती है, दैट इज द कमर्शियल बैंक। लोग क्या करते हैं, अपना सारा का सारा पैसा कमर्शियल बैंक के पास सबमिट करवा के आते हैं। अब क्या कमर्शियल बैंक के पास को क्या है, लायबिलिटी है किनकी, डिपॉजिटर की, तो वो क्या करते हैं, कुछ पैसा, सारा का सारा पैसा तो इन द फॉर्म ऑफ लोन प्रोवाइड नहीं करते, वो कुछ पैसा अपने पास ध्यान में रखे रखते हैं, क्योंकि उनको पता है ये किसका पैसा है, ये डिपॉजिटर्स का पैसा है, जनरल पब्लिक का पैसा, और जब चाहे वो मांगने आए तो हमें देना पड़ेगा, हम उनको मना नहीं कर सकते, बिकॉज क्योंकि हमारे ऊपर ये लायबिलिटी है, हमने उनका पैसा ले रखा है। तो वो कुछ पैसा साइड में रख के, जो रेट उन्होंने बता रखा है, जो एसबीआई, जो सेंट्रल बैंक ने डिसाइड कर रखा है कि उनको कितना पैसा अपने पास रखना है, और अदर पैसे को, रिमेनिंग पैसे को वो इन द फॉर्म ऑफ लोन प्रोवाइड कर देते हैं और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और जो सेविंग में जो डिपॉजिटर को जो उन्होंने इंटरेस्ट दिया और जो लोन से उन्होंने इंटरेस्ट चार्ज किया, उन दोनों के बीच का डिफरेंस ही उनका प्रॉफिट होता है। तो अब हम वही पढ़ेंगे अपने कमर्शियल बैंक को। सबसे पहले बोलेंगे हम बैंक। अ कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। क्या है, एक इंटरमीडियरी है, किसके बीच में, सेंट्रल बैंक और जनरल पब्लिक के बीच में। इट एक्सेप्ट्स द डिपॉजिट फ्रॉम द सरप्लस यूनिट। सरप्लस यूनिट कौन कहेंगे, जो पैसा सबमिट कराता है, जो पैसा डिपॉजिट कराता है, एंड लेंड्स मतलब देता है दिस फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और यही पैसे को वो किसको देता है, डेफिशिएट यूनिट। डेफिशिएट यूनिट के अंदर वो आते हैं जिनको इन द फॉर्म ऑफ लोन पैसा चाहिए होता है, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन इसके अंदर आते हैं जो लोन लेते हैं अपने बिजनेस के लिए, कार लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, ये सारे डेफिशिएट यूनिट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट वन इज फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, कि भाई कौन कौन से कार्य हैं जो हमारा कमर्शियल बैंक परफॉर्म करता है। Modern commercial bank performs a variety of function and provide a number of services to their customer। क्योंकि जो अब का कमर्शियल बैंक है, पहले तो इतनी सर्विसेज कमर्शियल बैंक प्रोवाइड नहीं करता था, पर मैं अगर अभी की बात करूं तो कमर्शियल बैंक बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है आपके कस्टमर्स को। दे आर रिगार्डेड एज डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर कहां पे होता है, जहां पे हर एक चीज अवेलेबल होती है। एंड दे प्रोवाइड, बिकॉज दे प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स। डिपार्टमेंटल स्टोर क्यों किया गया है, क्योंकि जहां पे हर एक चीज अवेलेबल होती है, इसलिए बैंक को, कमर्शियल बैंक को इसलिए कहा गया है क्योंकि वो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, चाहे लॉकर फैसिलिटी हो, चाहे आपको क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी हो, डेबिट कार्ड की फैसिलिटी हो, चेक की फैसिलिटी हो, सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती है। वेरियस फंक्शन परफॉर्म्ड बाय कमर्शियल बैंक आर एडवांसिंग ऑफ लोन, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, क्रेडिट क्रिएशन। मैम व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट क्रिएशन, अभी पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे कि कैसे क्रिएट करती है कमर्शियल बैंक क्रेडिट। फैसिलिटेशन ऑफ पेमेंट थ्रू चेक्स, चेक्स के थ्रू भी पेमेंट को वो प्रोवाइड करवाती है। ट्रांसफर फॉर फंड, दैट इज नेटवर्क
इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी, एजेंसी फंक्शन, बिचौलिया का काम करती है जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में होता है, एंड अदर मिसलेनियस सर्विस, और भी सर्विसेज है जो वो प्रोवाइड करती है जैसे लॉकर सर्विसेज। वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या मिसलेनियस सर्विसेज है। तो डेफिनेशंस ऑफ बैंक की क्या होती है, दो ऑथर ने बताए, सेयर एंड क्राउथर ने बोला। सेयर ने क्या बोला है, एन इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्था whose debts are widely accepted इन सेटलमेंट ऑफ अदर पीपल्स डेब्ट्स, मतलब जिसके डिपॉजिट, जिसका जो कर्जा है वो वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है इन सेटलमेंट ऑफ अदर, मतलब हम दूसरे के कर्जों को चुकाने के लिए जब वो पैसा एक्सेप्ट किया जाता है हम उसको क्या बोलते हैं, बैंक बोलते हैं। क्राउथर ने बोला अ बैंक कलेक्ट्स money from those who have it to spare or who are saving it out of their income, जो बांटना चाहती है, स्पेयर मतलब फैलाना चाहती है या फिर सेविंग करती है अपने इनकम में से, एंड लैंड दिस मनी, और इसी पैसे को लैंड कर देती है जिसको जरूरत होती है। तो ये आता है हमारा यूनिट 1 था, छोटा सा था, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं थी, पर फिर भी मैंने आपको एश्योर किया है मैं आपको एक एक लाइन पढ़ाऊंगी क्योंकि मेरा मेन मोटिव है बच्चों को समझाना, एक एक चीज को क्लियर करना, टाइम पास नहीं करना है, क्योंकि हमें अपने नाम के आगे सीएमए की डिग्री लगानी है, हमें अपना पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्लियर करना है। वी हैव टू डिटरमाइन टुवर्ड्स आवर गोल। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यूनिट 2 दैट इज कमर्शियल बैंक, फिर यूनिट 3 है हमारा सेंट्रल बैंक के बारे में। तो फंक्शन पढ़ते हैं। कमर्शियल बैंक प्ले अ वेरी प्रोमिनेंट रोल, मतलब बहुत ही कीमती रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल वो अदा करता है इन द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ एन इकोनॉमी। दे परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस एज डिस्कस बिलो। सबसे पहला है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। अब डिपॉजिट के अंदर भी 4 टाइप के डिपॉजिट है, करंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। ये 4 डिपॉजिट हमें इसके अंदर पढ़ने हैं कि क्या होते हैं ये डिपॉजिट, क्या किस चीज के बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला डिपॉजिट है दैट इज करंट डिपॉजिट। करंट डिपॉजिट में क्या होता है, जनरली ये जो अकाउंट होता है बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए होता है जिसके अंदर अमाउंट और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की कुछ भी लिमिट नहीं होती है। आप कितने भी अमाउंट की दिन भर में कितनी भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो विदाउट एनी लिमिट। ये होता है हमारा करंट डिपॉजिट। करंट डिपॉजिट जनरली बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए होना, चाहे वो 10 करे 20 करे, 10 लाख की 1 करोड़ की कितनी भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं विदाउट एनी लिमिट। पर अगर मैं बात करूं सेविंग डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट छोटे छोटे बिजनेसमैन, छोटे छोटे जो एग्रीकल्चर में जो काम करते हैं या छोटे छोटे सैलरीड एम्प्लॉयड आर्टिशंस, भाई जिनकी जो इनकम होती है इतनी बड़ी नहीं होती है, जिनकी ट्रांजैक्शन ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि सेविंग डिपॉजिट में कुछ लिमिट होती है आपकी पर डे की ट्रांजैक्शन की, और इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बिल्कुल एट अ लेस अमाउंट ऑफ प्रोवाइड किया जाता है। These deposits are made into a saving bank account of the bank. They are most convenient to the small businessmen, salaried employees, artisans and the people belonging to the low and middle income group, जिनकी 10,000, 15,000, 30,000, 35,000 इतनी इनकम होती है, वो इसके अंदर अपना बैंक खुलवाते हैं, दैट इज सेविंग डिपॉजिट। द इंटरेस्ट पेड ऑन दिस डिपॉजिट इज कंपैरेटिवली लो एंड इज अराउंड 4% पर एनम। ये कितना होता है, 4% पर एनम के थ्रू आपको ये इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाता है, इसी के अराउंड। नेक्स्ट वन है फिक्स डिपॉजिट दैट इज टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट को हम क्या बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आप अपने पैसे को कुछ टाइम के लिए फिक्स करवा देते हो, कुछ टाइम पीरियड के लिए, कि भाई ये मेरा 10 लाख रुपए मैंने 1 साल के लिए फिक्स करवा दिया, 20 साल के लिए फिक्स करा दिया, 5 साल के लिए, उससे पहले आप उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते है। They are also called fixed deposit because the money is deposited with the bank for a fixed period of time. The deposit can be withdrawn after the expiry of maturity period. तभी withdraw कर सकते जब उसका maturity period क्या हो जाए, खत्म हो जाए। द मिनिमम पीरियड ऑफ डिपॉजिट इज 15 डेज। मिनिमम आपको 15 दिन के लिए कराना होता है, मैक्सिमम कितना भी। देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है ये 6% से लेके 12% के बीच में वेरी करता रहता है। अभी कुछ 7.5 या 8% चल रहा है अभी रिसेंटली 2020 में।
तो अगर मैं बात करूं टर्म डिपॉजिट की, फिक्स डिपॉजिट की, पर अगर क्या हुआ 10 लाख रुपए मैंने एफडी करा ली, मेरे को 2022 2 साल की मैंने क्या कराई, अपनी एफडी कराई, मैंने ये टर्म डिपॉजिट करा ली, पर अगर क्या हुआ 2021 में मेरे को पैसे की नीड हुई, अगर मेरे को 2021 में पैसे की नीड हुई तो भाई मैं क्या करूंगी, वो पैसा तो मेरा किसी काम का नहीं है ना जो 2022 में यूज हो, मेरे को तो अभी चाहिए पैसों की नीड, तो मैं बैंक के पास जाऊंगी कि मुझे अपनी एफडी तोड़वानी है। तो भाई आपको अब जो इंटरेस्ट रेट, जो आपको पैसा मिलेगा 10 लाख के अलावा, वो सेविंग डिपॉजिट में जितना इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है उस रेट से प्रोवाइड मिलेगा, वो एक्स्ट्रा पैसा आपको मिलेगा, ना कि उसी रेट से जितने रेट से आपने एफडी कराई थी। नेक्स्ट वन इज रीअकरिंग और कम्युलेटिव डिपॉजिट। आरडी इसको बोलते हैं, मेनली इसको आरडी बोलते हैं, जिसमें आप पर मंथ में या क्वार्टरली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे क्या करते हो, ट्रांजैक्शन करते हो। ट्रांजैक्शन इन द सेंस कि पैसे को सबमिट कराते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैंने अकाउंट है मेरा कोटक महिंद्रा बैंक में, कोटक महिंद्रा बैंक में मेरा अकाउंट है जिसमें मैंने अपनी आरडी करा रखी है, जिसमें मंथली बेसिस पे आपकी 5,000 10,000 रुपए आपके अकाउंट से पर्टिकुलर डे पे जिसमें जैसे आपने स्टार्ट करी है वो क्या हो जाएगी, डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। उतना बैलेंस आपके अकाउंट में होना चाहिए और वो अपने अकाउंट ऑटोमेटिकली, अगर आप आरडी का अकाउंट खोलते हो, ठीक है, ओपन करते हो आरडी, तो ऑटोमेटिकली जिस डेट में, जैसे मैंने आज खोली तो मेरी आरडी आज से चालू हो जाएगी, 1 साल तक कराई है, तो अगले साल मेरे को वो आरडी मेरे अकाउंट में मैच्योर हो जाएगी। और पर मंथली बेसिस पे, 6 महीने के बेसिस पे, क्वार्टरली के बेसिस पे, जिस के बेसिस पे आपने करवाई है वैसे बेसिस पे आपके अकाउंट से वो अमाउंट डिडक्ट होगा। These are the variants of fixed deposit. These deposits are very convenient to those who cannot save huge amount at a time. क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में आपको एक साथ पैसा सबमिट करवाना पड़ता है, पर आरडी में ऐसा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा 2,000 3,000 मंथली बेसिस पे आपके अकाउंट से कटते रहेंगे। These deposits carry interest at a rate more than rate of saving bank and less than that of a term deposit. इसमें जो इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है वो सेविंग डिपॉजिट से ज्यादा और टर्म डिपॉजिट से कम का प्रोवाइड किया जाता है। तो ये 4 डिपॉजिट थे। करंट डिपॉजिट जो बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए हो, जिसमें के अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप कितने भी अमाउंट की कितनी भी बार ट्रांजैक्शन कर सकते हो। पर अगर मैं बात करूं सेविंग डिपॉजिट इज जस्ट अपोजिट ऑफ करंट डिपॉजिट, जिसमें जो मेनली होता है स्मॉल बिजनेसमैन के लिए, सैलरीड एम्प्लॉय के लिए, जिसमें या लोअर क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए, जिनकी इनकम इतनी हाई नहीं होती और वो इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शन भी नहीं करते हैं, पर उसमें इंटरेस्ट जो होता है वो कम ही प्रोवाइड किया जाता है आपको। टर्म डिपॉजिट हो गया एक फिक्स पीरियड के लिए, जब आप अपने पैसे को क्या कर देते हो, इन्वेस्ट कर देते हो, जिसपे आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। दैट इज 6 to 12% के बीच में वो अमाउंट वेरी करता है, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट वन इज रीअकरिंग डिपॉजिट। रीअकरिंग डिपॉजिट जब आप मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे क्या करते हो, अपने पैसे को सेव करते हो, क्योंकि आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप एक बारी में 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 50,000 रुपए सेव कर पाओ। तो आप 2-2 हजार करके, 3-3 हजार करके अगर 2 साल के भी करा लेते हो तो आराम से 60-65 हजार रुपए तो आपके हो जाते हैं। तो आएंगे पेमेंट्स ऑफ लोन एंड एडवांसेस। अब डिपॉजिट के अलावा जो कमर्शियल बैंक है लोन्स वगैरह, क्रेडिट वगैरह भी प्रोवाइड करती है। अब लोन कितने तरफ के होते हैं वो भी हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है डिमांड लोन। डिमांड लोन में क्या होता है, जनरली ये बैंक टू बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन हो, जब एक बैंक दूसरे बैंक को कुछ दिनों के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए पैसा देता है, और जब वो बैंक मांगे पैसा तो उसको वो देना पड़ता है। ये होता है हमारा, सिंपल है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक हमारा है पीएनबी बैंक और एक हमारा है एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक को पैसे की कमी हो रही थी क्योंकि उनकी सारी के सारे जो डिपॉजिटर थे वो एक साथ उनका पैसा मांगने आ गए, ये सिचुएशन है। तो इन्होंने पीएनबी से 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए पैसा मांगा, तो पीएनबी ने क्या किया, दे दिया। पर जब चाहे पीएनबी, अगर आज के आज पीएनबी चाहे डिमांड करे तो उनको, एसबीआई को वो पैसा देना पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको डिमांड लोन कहते हैं। A demand loan is a loan that should be repaid on demand by the bank. It does not have a specific maturity period. इसके अंदर कोई भी maturity period नहीं होता है। अगर जब बैंक दूसरे बैंक से डिमांड करे तो आपको वो पैसा उनको वापस देना पड़ेगा।
द लोन इज अ काइंड ऑफ एडवांस मेड विथ और विदाउट सिक्योरिटी। हम ये हमारी प्रेफरेंस के बेसिस पे होता है कि हमें उसके ट्रस्ट वर्थी के बीच में होता है, मतलब हमें उनको उनके ऊपर कितना ट्रस्ट है, तो हम उसको सिक्योरिटी के बेसिस पे और विदाउट सिक्योरिटी के बेसिस पे ये हम पे डिपेंड करता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कॉल लोन, इसको कॉल लोन भी बोला जाता है। नॉर्मली कॉल लोन्स आर गिवन टू अदर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर अ डे और अ फ्यू डेज। एक दिन के लिए, कुछ दिनों के लिए ये प्रोवाइड किया जाता है। जनरली ये बैंक टू बैंक ही होता है। नेक्स्ट वन इज शॉर्ट टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन्स क्या होता है, जो आपको स्पेसिफिक पीरियड के लिए दिया जाता है, जिसमें मेच्योरिटी पीरियड होता है, पर जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो बहुत ही छोटा होता है। जनरली ये जो बिजनेसमैन होता है, जो किसान लोग होते हैं, उनको प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि वो अपने रॉ मटेरियल्स, कुछ एसेट्स या कुछ लायबिलिटी को पे कर पाए इजीली। शुरुआत में जब वो नया नया बिजनेस स्टार्टअप करते हैं तो उनको ये लोन प्रोवाइड किया जाता है, शॉर्ट टर्म लोन फॉर अ शॉर्ट पीरियड। दिस लोन्स आर गिवन फॉर अ स्पेसिफाइड, देखो लिखा है स्पेसिफाइड, पर किसके लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए, 3 से 4 महीने का। दे आर सैंक्शन टू बिजनेसमैन एंड फार्मर्स एक्सेट्रा। ये बिजनेसमैन जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं या फिर फार्मर्स को किस लिए, अपनी वर्किंग कैपिटल को, वर्किंग कैपिटल आपको पता है या आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम में पड़ेगा, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को जब हम माइनस करते हैं, दैट इज कॉल्ड द वर्किंग कैपिटल। इंडिविजुअल में ऑल्सो रिसीव सच लोन एज पर्सनल लोन्स, दे आर गिवन अगेंस्ट सिक्योरिटी। अगर कोई पर्सनल, ये इंडिविजुअल्स जो है वो पर्सनल लोन के रूप में भी ले सकते, पर इसको सिक्योरिटी के बेसिस पे प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप लोन लेते हो तो आपको इसके बदले कोई सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट वन इज कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट के क्या होता है, इसके अंदर बैंक अरेंजमेंट कराती है, एक स्पेसिफिक अकाउंट खोलती है अपने ट्रस्ट वर्थी अकाउंट होल्डर के लिए, जिसमें अगर उनको पैसे की जरूरत होती है तो वो पैसा फिल करती है उस अकाउंट में, वो उस पैसे को निकाल सकते हैं, बट एक इंस्टॉलमेंट में वो पूरा का पूरा। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है जिसको पैसे की जरूरत थी, तो बैंक ने उस अकाउंट में 10 लाख रुपए फिल कर दिए, तो भाई आप, वो पर्सन एक बारी में 10 लाख रुपए नहीं निकाल सकता, वो थोड़ा थोड़ा करके उस अमाउंट को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। A cash credit refers to an arrangement by which the bank allows its customer to borrow money up to a specified limit from an account open for the purpose। कि क्या करेगा, बोरो करेगा मनी एक स्पेसिफाइड लिमिट है, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी, जितना वो कैपेबल होगा। अगर बिजनेसमैन है उसको अलग, उसकी लिमिट अलग होगी, अगर एक नॉर्मल पर्सन है उसकी लिमिट अलग होगी, अगर एक फार्मर है उसकी लिमिट अलग होगी। द कस्टमर नीड नॉट विड्रॉ द एंटायर अमाउंट, और वो पूरा का पूरा अमाउंट एक इंस्टॉलमेंट में नहीं निकाल सकता, उसको 3, 4 या 5 इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा करके पैसा निकालना पड़ेगा। अगर वो ये सोचता है कि मैं एक बारी में 10 लाख रुपए निकाल लूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। वो या तो 5 लाख करके, 3 लाख करके, 2 लाख करके थोड़ा थोड़ा पैसा निकालेगा। नेक्स्ट इज ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट के अंदर अगर आपके अकाउंट में जितना पैसा आपको चाहिए उतना नहीं है, तो आप उससे ज्यादा का अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। ये जनरली करंट अकाउंट, जिनका करंट अकाउंट होता है, उनके होल्डर्स को, उन करंट अकाउंट होल्डर्स को ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये पर्संस क्या करते हैं, जिनका जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, अगर उनको 10 लाख की जरूरत है और उनके अकाउंट में अभी 8 लाख ही क्या है अवेलेबल है, तो 2 लाख रुपए क्या कर सकते हैं, ओवर ड्राफ्ट कर सकते हैं। मतलब उनके अकाउंट में 10 लाख अवेलेबल नहीं है, पर उनको क्या किया कि करंट अकाउंट होल्डर्स को एक फैसिलिटी होती है कि भाई जितना पैसा उनके अकाउंट में है उससे ज्यादा को वो विड्रॉ कर सकते हैं, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, की जितनी लिमिट डिसाइड की गई है उसी लिमिट तक वो क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। और जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है इसमें, वो एक्चुअल अमाउंट जितना विड्रॉ करा है उन्होंने उस पे चार्ज करते हैं। क्या लिखा है, दिस इज द फैसिलिटी अलाउड बाय द बैंक टू द करंट अकाउंट होल्डर। मतलब जो करंट अकाउंट के होल्डर्स होते हैं उन्हीं को यह फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है ओवरड्राफ्ट की। दे आर अलाउड, उनको अलाउड होता है टू विड्रॉ मनी विद और विदाउट सिक्योरिटी, कि भाई
अगर आपकी सिक्योरिटी कभी होती भी है और कभी नहीं भी होती है, इन एक्सेस ऑफ द बैलेंस अवेलेबल इन देयर अकाउंट अप टू अ लिमिट, कि भाई आपका जितना बैलेंस है उससे ज्यादा का आप बैलेंस क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, जो बैंक ने रूल्स जो लिमिट प्रिस्क्राइब किया उतने तक ही आप पैसा निकाल पाओगे। ये नहीं कि आपके अकाउंट में 10 लाख है और आप 50 लाख निकालना चाहते हो तो 40 लाख रुपए ओवरड्राफ्ट हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द अमाउंट ऑफ एक्चुअल विड्रॉल, और इंटरेस्ट किस पे चार्ज किया जाएगा, जो अमाउंट एक्चुअल विड्रॉल करा है उन्होंने। फॉर एग्जांपल लिमिट थी 10 लाख रुपए की, कि भाई आपके अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज्यादा आप 10 लाख रुपए निकाल सकते हो, पर निकाला कितना आपने, 2 लाख रुपए। मतलब अगर आपकी कैपेसिटी थी कि आप 10 निकाल सकते थे अपने बैलेंस से ज्यादा, पर आपने 2 लाख ही निकाले, तो 2 लाख पे आपको क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आपने ये चैप्टर अपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, क्लास 12th में भी पढ़ा होगा और फाउंडेशन लेवल पे भी पढ़ा होगा। ये बायर्स और सेलर्स के बीच में होता है कि भाई जब ट्रांजैक्शन क्रेडिट में, उधार में टेक्स प्लेस होती है, तो एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन किया जाता है जो सेलर के पास होता है, जो क्या होता है, सेलर के पास होता है, कि भाई वो स्पेसिफिक पीरियड पे वो क्या होता है, वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है वो आप स्पेसिफिक पीरियड पे, मैच्योरिटी पीरियड पे जाके उसको इनकैश करवा सकते हैं। बट क्या हुआ उस पीरियड में, उस दौरान क्या हुआ, जो सेलर है उसको पैसों की नीड हुई, तो क्या वो बैंक के पास जाएगा, उसको विड्रॉ करके लिया आएगा, वो उसको इनकैश करा लेगा। पर जितना अमाउंट, जैसे 10,000 रुपए का अगर बिल ऑफ एक्सचेंज है तो भाई उसको 9,500, 9,575 ऐसे कुछ अमाउंट किया जाता है, जितना बैलेंस 10,000 से 9,000 के बीच में, 9,500 के बीच में जो बैलेंस उसका कटा, वो बैंक का क्या होता है, पैसा होता है, जो बैंक प्रॉफिट कमाती है, जो अर्न करती है उसमें, क्योंकि बैंक ऐसे ही नहीं बैठी कि वो फ्री में हर किसी का काम कर देगी। नेक्स्ट वन इज क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज। क्रेडिट कार्ड के अंदर हमारे जो बैंक है क्रेडिट कार्ड्स की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है, कि भाई लोग के पास अगर पैसा नहीं है तो वो सर्टेन शॉप, जो उन्होंने क्राइटेरिया रखा है बैंक ने, कुछ सर्टेन शॉप्स हो गई या कोई फर्म्स हो गई, वहां से उनको क्या कर सकती है, वहां से पेमेंट उनको कर सकती है, मतलब कि भाई वहां से सामान को उधार में परचेज कर सकती है। हिज कार्ड टू परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम स्पेसिफाइड फर्म्स एंड शॉप एंड आल्सो, और कैश भी विड्रॉ कर सकती है अप टू अ सर्टेन लिमिट, या जो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रिस्ट्रिक्शन रख रखी है रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। Nowadays, the bank has devised new methods of giving loans to the customer. One such popular method is issuance of the credit card. A credit card holder uses his card to purchase goods on credit from specified firms and shops and also withdraw cash subject to certain regulation. और जो क्रेडिट कार्ड के थ्रू कि भाई आप पर्टिकुलर उससे ही क्या कर सकते हो, शॉप से या पर्टिकुलर फर्म से ही सामान परचेज कर सकते हो इन क्रेडिट और विड्रॉ भी कर सकते हो कैश को, बट सर्टेन लिमिट के अकॉर्डिंग या सर्टेन रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो कमर्शियल बैंक ने डिसाइड कर रखी है। नेक्स्ट फंक्शन है सबसे इंपॉर्टेंट, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, कि कमर्शियल बैंक जो है कि वो कैसे क्रेडिट को क्रिएट करती है, कैसे, तो इसको हम एक डायग्रामेटिक वे में समझते हैं, एक क्लियर कट एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे जो कमर्शियल बैंक है क्रेडिट को क्रिएट करती है। अगर आपका एमसीक्यू आता है कि हु इज द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, या कौन करता है क्रेडिट को क्रिएट, तो वो है कमर्शियल बैंक, आरबीआई नहीं, दैट इज द कमर्शियल बैंक। तो अब हम बात करते हैं हमें पता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर 2 यूनिट्स होती हैं, सरप्लस यूनिट एंड डेफिसिट यूनिट। सरप्लस यूनिट एंड डेफिसिट यूनिट। सरप्लस यूनिट वो यूनिट होती है जो अपना पैसा, जो अमाउंट ऑफ सेविंग क्या करती है, डिपॉजिट करवाती है बैंक के अंदर। और डेफिसिट यूनिट आर दोज यूनिट हु टेक मनी फ्रॉम द बैंक, मतलब बैंक जिसको पैसा देती है इन टर्म ऑफ लोन, कि इन टर्म ऑफ लोन के वो क्या होती है, डेफिसिट यूनिट। ये बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं या
फार्मर्स हो गए, ये क्या करते हैं, लोन को लेते हैं जिससे कि वो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर पाए, अपने बिजनेस को स्टार्टअप कर पाए। और भी तरीके के लोन होते हैं, जरूरी नहीं कि बिजनेसमैन ही लोन लेते हैं या फार्मर्स ही लोन लेते हैं। बहुत सारे लोग एजुकेशन लोन भी लेते हैं, अपनी एजुकेशन पर्पस के लिए कार लोन लिया जाता है, कार के लिए, कार परचेज करने के लिए हाउस लोन दिया जाता है, क्योंकि आपके पास एकदम से 40 लाख 50 लाख किसी भी पर्सन के पास नहीं होते हैं कि वो एक बार में पेमेंट कर पाए। अगर मैं मिडिल क्लास पर्सन की बात करूं तो वो उनके पास 10 20 25 लाख रुपए होते हैं और बाकी वो क्या करते हैं, फाइनेंस करवाते हैं, जिसको लोन ही बोलते हैं। तो हम यहाँ पे दो चीजों में समझेंगे कि भाई बैंक वो है जो दो तरीके के काम करता है, जो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, मतलब डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, और लोन को लेंट करता है, मतलब देता है, या फिर बोलो ग्रांट करता है। तो भाई अब क्या करता है, जब बैंक इन लोगों से, मतलब किससे, सरप्लस यूनिट, जो कौन है, जो हमारे वो पर्सन है जो डिपॉजिटर है, जिनके पास पैसा है, जिन्होंने अपने इनकम का कुछ पार्ट एज अ सेव करके रखा है और जो चाहते हैं अपने पैसे को डिपॉजिट करना, जिससे कि वो अपने पैसे को क्या कर पाए, ग्रो कर पाए। और लोन वो लेते हैं जो डेफिसिट यूनिट होते हैं, मतलब जिनको डेफिसिट, ये नहीं कि जो कर्जे में होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डेफिसिट यूनिट वो यूनिट होती है जिनको पैसों की नीड होती है। तो भाई जब बैंक ने इनसे पैसा लिया तो भाई बैंक को भी तो पैसा कमाना है, बैंक को भी तो अपनी अर्निंग करनी है, क्योंकि बैंक खाली नहीं बैठी है, बैंक फालतू के काम करने के नहीं बैठे कि वो सबको मुफ्त में उनका पैसा जमा करती रहेगी, क्योंकि बैंक भी इन लोगों को क्या करती है, इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती है। तो भाई बैंक जितना भी उनके पास, मान लो 10 लाख रुपए उनके पास क्या आई, डिपॉजिट आई जनरल पब्लिक की ऑन 1 जनवरी, कब, 1 जनवरी को, तो उन्होंने कुछ पार्ट ऑफ डिपॉजिट क्या कर लिया, एज अ रिजर्व रख लिया कि भाई, क्योंकि लोग जरूरी नहीं है कि जिन्होंने डिपॉजिट कराया, अब उनके अलावा कुछ और पर्संस भी होंगे पहले कि जो अपना पैसा विड्रॉ करने आएंगे, चाहे 1000 10,000 1 लाख 50,000, क्योंकि उनका पैसा है और बैंक के ऊपर लायबिलिटी है कि अगर वो पैसा मांगने आए तो वो क्या करेंगे, उनको वो देना पड़ेगा। तो कुछ पैसा ये अपने पास रख के बाकी बचे पैसे को क्या कर देते हैं, 8 लाख को या 6 लाख को, जो भी उनका रेशियो होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, SLR CLR जो भी हमें पढ़ना है आगे कि किस किस रेट से वो रखते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं करेंगे। उन्होंने 8 लाख क्या करा, इन लोगों को डेफिसिट यूनिट्स को प्रोवाइड कर दिया। अब इन्होंने डेफिसिट यूनिट से कितना करा, 12% इंटरेस्ट चार्ज करा और इनको 3.5% क्या करा, इंटरेस्ट दिया। तो भाई इसका जो डिफरेंस है, इन दोनों अमाउंट का जो डिफरेंस है दैट इज 8.5, वो क्या है, 8.5% हमारी बैंक की अर्निंग है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या करा, क्रेडिट को क्रिएट करा। दिस इज द होल स्टेप। यही हमें एक आगे भी दिया है, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, विद एग्जांपल उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो हम पढ़े अपनी बुक से, द कमर्शियल बैंक क्रिएट्स, क्रेडिट कौन करता है, कमर्शियल बैंक क्या करता है, क्रेडिट को क्रिएट करता है। दिस इज अ यूनिक फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। क्रेडिट इज क्रिएटेड फ्रॉम आउट ऑफ द प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ मनी द कस्टमर रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक। इन्होंने, कि बैंक ने जो रिसीव्ड किया है किससे, पब्लिक से, यहाँ पे बैंक आएगा। पार्ट ऑफ द टोटल अमाउंट, भाई टोटल अमाउंट का कुछ पार्ट, क्योंकि उन्हें कुछ पार्ट अपने पास एज अ रिजर्व रखना पड़ता है, क्योंकि अगर वो लोग पैसा अपना मांगने आए तो हमें उनको देना पड़ेगा, हम उन्हें मना नहीं कर सकते हैं। ऑफ दिस डिपॉजिट इज गिवन एज लोन एंड एडवांसेस टू हिज कस्टमर। इट शुड बी नोटेड दैट वन सिंगल बैंक कैन नॉट क्रिएट क्रेडिट की, एक सिंगल बैंक क्रेडिट करने में सक्सेसफुल नहीं हो सकती। बहुत सारे बैंक्स को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइंट होना पड़ेगा, जिससे कि वो ज्वाइंटली क्या कर सके, क्रेडिट को क्रिएट कर सके, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर एक सिंगल पर्सन मनी सप्लाई नहीं कर पाएगा, सबको क्या करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा।
banking system as a whole consisting of several banks jointly can create क्रेडिट, क्या कर सकती है, मिलके क्रेडिट को क्रिएट कर पाएंगी। ये नहीं कि एक सिंगल बैंक है वही क्रेडिट को क्रिएट करे, नहीं, सारे बैंकों को ऐसा करना पड़ेगा कि अगर सारे बैंक क्या कर देंगे, मना कर देंगे कैश देने से, तो भाई एक बैंक अपना अर्निंग कैसे कमाएगी। तो सब बैंक को मिलके एज अ बैंकिंग सिस्टम क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को परफॉर्म करना पड़ेगा। इनके अलावा हमारे जो कमर्शियल बैंक होती है वो एज अ एजेंट भी काम करती है, मतलब कि भाई कस्टमर का एजेंट बनके वो अदर फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। तो एज अ एजेंट जो सबसे पहला फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं कि भाई कस्टमर के जो भी अदर बैंक के जो भी चेक्स होंगे, जो भी ड्राफ्ट्स होंगे और जो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज होंगे वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। कौन, कमर्शियल बैंक, जो कस्टमर का बैंक होगा वो अदर बैंक के जो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो भी ड्राफ्ट, जो भी कल चेक्स होंगे वो उनको उनके बिहाफ पे क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। कलेक्शन ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट फ्रॉम बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल फर्म्स, और जो भी डिविडेंड और इंटरेस्ट होता है किसका, उस पर्टिकुलर कस्टमर का, वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी, कस्टमर के बिहाफ पे वो सिक्योरिटीज को परचेज एंड सेल करते हैं। शेयर्स के, डिबेंचर्स के, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर। एक्टिंग एज ट्रस्टीज एंड कीपिंग देयर फंड्स इन सेफ कस्टडी, वो क्या करते हैं, एज अ ट्रस्टी काम करते हैं कि वो उनके पैसे को सेफ कस्टडी में रखेंगे और उनके विल के अकॉर्डिंग उनके पैसे को, उनकी जो भी प्रॉपर्टी है उनको ट्रांसफर कर देंगे आफ्टर देयर डेथ, जिनको उन्होंने नॉमिनी बना के रखा है। नेक्स्ट वन इज मेकिंग पेमेंट सच एज इंश्योरेंस प्रीमियम, इनकम टैक्स, सब्सक्रिप्शन एक्सेट्रा ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर एज पर देयर एडवाइस, और उनके एडवाइस के अकॉर्डिंग वो जो भी उनका इंश्योरेंस प्रीमियम है, जो भी उनका टैक्स है, जो भी उनका सब्सक्रिप्शन है, वो सब चीजें की पेमेंट करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर, बट उनकी पहले एडवाइस लेके उनसे कंसल्ट करके। तो ये सारे एजेंसी फंक्शन है जो एज अ एजेंट वो क्या करते हैं, काम करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर। नेक्स्ट वन इज मिसलेनियस फंक्शन या जनरल यूटिलिटी फंक्शन की और भी फंक्शंस है जो कौन, कमर्शियल बैंक परफॉर्म करता है। सबसे पहला है लॉकर फैसिलिटी, मतलब कि भाई बैंक आपको लॉकर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है कि आप अपने गोल्ड ऑर्नामेंट्स, डायमंड की चीजें, आप अपने कीमती ज्वेलरीज को क्या करें, बैंक के अंदर संभाल के रख के आ जाएं, और वो आपको लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि वहां से चोरी चारी का भी डर नहीं रहता है। नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर मनी ऑफ द कस्टमर फ्रॉम वन बैंक टू अदर बाय वे ऑफ डिमांड ड्राफ्ट और मेल ट्रांसफर। क्या करते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करते हैं उनके अपने कस्टमर का, किसके थ्रू, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू या फिर मेल ट्रांसफर के थ्रू। डिमांड ड्राफ्ट होता है कि जिन्होंने जो इन्होंने बोला उसको उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या करा, पैसा ट्रांसफर कर दिया। जो ड्राफ्ट बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल कि हम अपने इंस्टीट्यूट का नाम का क्या बना रहे हैं, ड्राफ्ट बना रहे, क्योंकि अब पेमेंट जो होती है वो आपको ड्राफ्ट बनाना पड़ता है 12,000 का, 20,000 का, तो ये वो बना के देते हैं आपको। नेक्स्ट वन इज विद द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनल फैसिलिटी, नाउ द बैंकर्स फैसिलिटेट ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। और वो क्या करते हैं, कंप्यूटर और इंटरनेट फैसिलिटी के थ्रू एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट वन इज इशू लेटर ऑफ क्रेडिट टू इनेबल द कस्टमर टू परचेज कमोडिटी ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट। ये क्या करते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं जिसपे एश्योरेंस बैंक देता है कि भाई आप इस कोई भी सामान को इतने लिमिट तक परचेज कर सकते हो, और अगर कस्टमर आपका पैसा नहीं दे पाता है तो आप क्या करेगा, आप उसको उस पेमेंट को क्या करोगे, फाइनल करोगे। लेटर ऑफ क्रेडिट कौन इशू करता है, बैंक इशू करता है कि भाई अपने कस्टमर के लिए कि भाई आप सामान जाके दुकान से परचेज कर सकते हो, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट जो बैंक ने प्रिस्क्राइब्ड करी हुई है, और अगर फेलियर होता है पेमेंट देने में तो वो कौन करेगा, बैंक ही करता है। इंडोर्स एंड प्रोवाइडिंग गारंटी टू द शेयर इशू बाय द जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड हैव देम इन राइजिंग कैपिटल, और वो क्या करते हैं, गारंटी भी प्रोवाइड करते हैं और इंडोर्स भी कर देते हैं जो भी शेयर्स क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट वन इज ट्रेवलर चेक इशूड बाय द कमर्शियल बैंक टू
अवॉइड द रिस्क ऑफ कैरिंग ऑफ कैश। कि जब आप बड़े बड़े देशों में जाते हो और आपको लगता है कि आपका सामान 10 लाख की पेमेंट है, 20 लाख की आपको अगर साथ ले जानी है, तो आप मत लेके जाओ, क्योंकि आपको डर है कि पैसा मेरा चोरी हो जाएगा। इस केस में आपको बैंक ट्रेवलर चेक इशू करके देता है, एक पर्चा बना के देता है, और जब आप उस देश में या कहीं पे भी उतरोगे तो आप उसको दोगे, तो आप वहां से उस एयरपोर्ट में जाके अपने पैसे को इजीली उस मुद्रा में या उस डॉलर में, जहां भी आप जा रहे हो, जहां भी उसकी उनकी जो भी उनका वैल्यू है कॉइन की, वो आप क्या कर सकते हो, इजीली इन कैश करवा सकते हो। प्रोवाइड फॉरेन एक्सचेंज टू द कस्टमर फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इंटरकनेक्शन विद देयर बिजनेस। और वो क्या कर सकते हैं, फॉरेन करेंसी भी आपको प्रोवाइड करती है जब आपको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना होता है। Convey information on the behalf of their customer to the business operating in other places and also collect information of such businessmen and provide it to the customer। और अपने कस्टमर की जो भी इंफॉर्मेशन है वो अदर बिजनेसमैन को प्रोवाइड करते हैं इन केस ऑफ नीड। और अगर और बिजनेसमैन की जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपने कस्टमर को भी क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। कस्टमर की इंफॉर्मेशन दूसरे बिजनेसमैन को, और उस बिजनेसमैन को जो भी इंफॉर्मेशन अगर देनी है तो वो अपने कस्टमर को क्या कर सकते हैं, कन्वे करते हैं, पास आउट करते हैं। नेक्स्ट वन इज रिसेंटली द कमर्शियल बैंक हैव बीन एस्टेब्लिशिंग ATM, that is automated teller machine at different locations so as to enable their customer to withdraw cash from their account at any time in a day। कितने भी बजे 24/7 ये सर्विसेज अवेलेबल है, जहां पे आप एक कार्ड के थ्रू, स्मार्ट कार्ड के थ्रू अपनी पेमेंट को विड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको कहीं पे भी पैसा जरूरत है, रात के 2 बजे भी आप यहाँ पे जाके अपने पैसे को विड्रॉ कर पाओगे। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ कमर्शियल बैंक। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए आता है क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे कि कमर्शियल बैंक के क्या क्या रोल होते हैं, उनको क्या क्या प्रिंसिपल, क्या क्या सिद्धांत ध्यान में रखने चाहिए जब वो अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, जब उनके संग क्या एक रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी। हमें पता है बैंक के पास 2 तरह के क्लाइंट्स आते हैं, या तो सरप्लस यूनिट या फिर डेफिसिट यूनिट। या तो ऐसे लोग आएंगे जिनको अपना पैसा डिपॉजिट कराना है, या फिर ऐसे लोग आएंगे जिनको पैसों की नीड है, तो उनको अपने पास इतना पैसा रखना पड़ेगा कि भाई जिनसे उन्होंने पैसा लिया है, जो उनकी लायबिलिटी है, मतलब डिपॉजिटर ने जो अपना पैसा जमा करवाया, अगर वो मांगने आते हैं तो आपको उनको देना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि अभी तो हमने पैसा किसी को उधार दे दिया, अभी तो हमने किसी को पैसा एज अ लोन प्रोवाइड करा है, आप ऐसा नहीं बोल सके। जब वो डिमांड करेंगे तभी आपको वो रिपे करना पड़ेगा। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपके पास इतनी लिक्विडिटी, इतना कैश बैलेंस अवेलेबल हो। डिपॉजिट्स आर रिपेबल ऑन डिमांड और आफ्टर एक्सपायरी ऑफ अ सर्टेन पीरियड। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ अ सर्टेन पीरियड इसलिए बोला कि जो आप एफडी पर्सन ने करवा रखी हो, जो 2 लाख की कराया, 3 लाख की कराता है, अगर 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, 1 साल बाद अगर वो मैच्योर होती है, तो उस पर्टिकुलर डे में वो इस इंसान के अकाउंट में क्रेडिट हो जानी चाहिए। एवरीडे डिपॉजिटर आइदर डिपॉजिट और विड्रॉ करता है। हर एक दिन क्या करता है डिपॉजिटर, या तो पैसा जमा कराता है या तो विड्रॉ करता है। टू मीट द डिमांड फॉर कैश, तो कैश की डिमांड को क्या करने के लिए, फुलफिल करने के लिए ऑल कमर्शियल बैंक हैव टू कीप सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश इन देयर कस्टमर। तो उनको सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश अपने पास रखना पड़ता है फॉर पेइंग द लायबिलिटी, अपनी लायबिलिटी को पे करने के लिए, मीट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। मेन मोटिव कमर्शियल बैंक का ये होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट का प्रॉफिट अर्न करे, और वो तभी कर सकते हैं जब मोर सेविंग आए, और मोर सेविंग को वो इन द फॉर्म ऑफ लोन, दैट इज क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, कर पाए। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेंसी। प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेंसी बोलता है हर एक कमर्शियल बैंक फाइनेंशियली साउंड होना चाहिए, मतलब उनके पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो अपने हर एक एक्सपेंडिचर को क्या कर सके, मीटअप कर पाए, अपने कैपिटल्स को अच्छे तरीके से रन कर पाए, अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर पाए, एक्सपेंड कर पाए। कमर्शियल बैंक शुड हैव फाइनेंशियली साउंड एंड मेंटेन अ रिक्वायर्ड कैपिटल रनिंग द बिजनेस। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी। पैसे को इन्वेस्ट करते समय या लोन देते समय उनको ये ध्यान रखना है कि हम अपने उस पैसे को उसी को दे जो हमें गारंटी देता हो, या जो
ये फुलफिल करता हो वो सर्टेन लिमिट के बाद पैसा रिपे कर देगा, क्योंकि वो बैंक का पैसा नहीं, वो किसका पैसा है, वो जनरल पब्लिक का पैसा है जो वो एज अ लोन प्रोवाइड कर रहे हैं. वाइल इन्वेस्टिंग द फर्म्स है, बैंक्स आर टू बी कॉशियस बिकॉज बैंक मनी इज डिपॉजिटर मनी, क्योंकि बैंक का पैसा किसका है, डिपॉजिटर का पैसा है. अगर वो गलत जगह इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा किसका, बैंक का नहीं डूबता, उन डिपॉजिटर का डूबेगा और बैंक को कहीं ना कहीं से लाके देना पड़ेगा बिकॉज इट इज देयर लायबिलिटी, वो क्या है, उनकी लायबिलिटी है. नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ कलेक्शन ऑफ सेविंग. ये सिद्धांत क्या बोलता है, आजकल के जो बैंक है उन्होंने क्या करा है, एक क्राइटेरिया रखा है हर एक सेगमेंट के लिए. अगर डिपॉजिटर है उसको बोला है कि आपको इस दिन में इतनी सेविंग्स को या इतनी अमाउंट ऑफ मनी को क्या करना है, पर्टिकुलर बैंक में लेके आना है, अट्रैक्ट करना है, डिपॉजिट करवाना, ये डिमांड वो रखते हैं अपने बैंक के लिए. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉर टुडेज बैंकिंग बिजनेस. कमर्शियल बैंक ऑलवेज सीक ह्यूज अमाउंट ऑफ आइडियल मनी फ्रॉम द क्लाइंट. वो चाहता है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी क्या है उनके पास आए एज अ डिपॉजिट और वो ज्यादा से ज्यादा पैसे को क्या कर सके, एज अ फॉर्म ऑफ लोन प्रोवाइड कर पाए. नाउ डेज बैंक फिक्स अप द टारगेट फॉर देयर एम्प्लॉयज टू जनरेट मोर सर्विंग फ्रॉम द पीपल. क्या करते हैं, वो टारगेट रखते हैं कि आपको ये टारगेट को फुलफिल करना है, अगर आप फुलफिल करोगे देन यू विल अर्न मोर. चाहे वो कैसे भी उनका वो करे पर वो ये टारगेट फिक्स अप करते हैं. नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी. जो कमर्शियल बैंक होती है लोन के रूप में पैसा या फिर जो इन्वेस्ट करती है पैसे को वो वहां पे करती है जहां पे उनको मैक्सिमम रिटर्न मिले और वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए, क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि हमें पता है, सबको पता है कि कमर्शियल बैंक का मेन मोटिव होता है मोर एंड मोर अर्निंग. उनका मेन मोटिव होता है ज्यादा से ज्यादा पैसे को कमाए, तो वो मोस्ट साउंड जगह पे क्या करेंगे, उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे. नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, कि कमर्शियल बैंक कभी भी फालतू के खर्चे नहीं करती है, वो हमेशा ये देखती है कि वो संभल के खर्चा करे, जहां जरूरत हो वहीं पे खर्चा करे, जिससे कि उनका ईयरली प्रॉफिट क्या हो, इंक्रीज हो. नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज. जितनी अच्छी सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करता है उसी से उसके कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, न्यू कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, ओल्ड कस्टमर भी वो रिटेन कर पाते हैं. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सिक्रेसी. प्रिंसिपल ऑफ सिक्रेसी बोलता है कि कमर्शियल बैंक को सिक्रेसी मेंटेन करना है. जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो उनको अपने पास तक ही रखनी है. किसी भी अगर कोई भी पर्सन आपसे पूछता है तो आप वो शेयर नहीं कर सकते हो किसी के भी साथ. कमर्शियल बैंक मेंटेन एंड कीप्स द क्लाइंट अकाउंट सीक्रेटली. वो किसी को भी कोई सी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा. अगर कोई भी अनजान पर्सन आता है आपके पास पूछने की आपको इस अकाउंट का बैलेंस जानना है या आपको इस अकाउंट का साइन देखने, तो वो बैंक किसी को भी ऐसे दिखा नहीं सकती जब तक कि ओरिजिनल कस्टमर उनके सामने पेश किया ना जाए. नोबडी एक्सेप्ट द लेजिटिमाइज पर्सन. लेजिटिमाइज जो मतलब नॉमिनी हो, जिसने किसने ऑथराइज किया हो, उस कस्टमर ने ऑथराइज किया हो, इज अलाउड टू सी द अकाउंट्स ऑफ द क्लाइंट. नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्नाइजेशन. हमें पता है कि साइंस कितनी तरक्की कर रहा है, तो भाई हमें अपने बैंक्स के अंदर हमें नई नई टेक्नोलॉजी को लाना चाहिए जिससे कि हम मोर फैसिलिटीज, मोर बेटर सर्विसेज अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सके, जिससे कि वो हमें ही ऑप्ट करे, हमें ही चूज करे और हमें हमारे पास से रिटेन रह पाए. नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन. ये बोलता है पॉइंट कि हमें पता है बैंक के अंदर बहुत सारे काम होता है, हर एक बैंक बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा और हर एक सेगमेंट के अंदर स्पेशलाइज पर्सन को बिठाना पड़ेगा जिससे कि वो स्पेशलाइज पर्सन उसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम से क्या कर पाए, डील कर पाए. तभी स्पेसिफिक प्रॉब्लम आसानी से जल्दी से क्या हो पाएगी, सॉल्व हो पाएगी. अगर आप पैसे लेने का देने का एक ही जगह एक ही डिपार्टमेंट में काम करोगे तो बहुत लंबी भीड़ रहेगी, पर अगर आप डिपॉजिट की अलग और विड्रॉ की अलग लाइन बना दोगे तो वहां पे सिंपल हो जाएगा, आसान हो जाएगा, कस्टमर को घूमना नहीं पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा और इजीली काम जल्दी से हो पाएगा. नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन. ये बोलता है कि बैंक्स को वो जगह ढूंढनी चाहिए जहां पे वो कस्टमर को क्या कर पाए, अटेन कर पाए,
जहाँ पे कस्टमर ज्यादा अच्छे से अवेलेबल हो, जहाँ पे कस्टमर को आप एक तरीके से ट्रेन कर पाए, जिससे कि आप मोर प्रॉफिट, मोर सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर सको। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन। हर एक बैंक को ये इंश्योर करना चाहिए कि वो हर एक कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाए, जिससे कि वो मोर एंड मोर कस्टमर को इंट्रोड्यूस करे टूवर्ड्स अवर बैंक। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ पब्लिसिटी। हर एक कमर्शियल बैंक को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो हमारा इंडिया है या हमारा जो वर्ल्ड है वो टेक्नोलॉजी का जमाना है, कि यहाँ पे लोग चीजों से अट्रैक्ट करते हैं जो उनको इन्फ्लुएंस करती है। तो हमें एडवर्टीजमेंट के थ्रू, वेरियस मीडियाज के थ्रू अपने अपने बैंक को या अपने पर्टिकुलर बैंक को क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, जिससे कि वो अपने कस्टमर को, पोटेंशियल कस्टमर को इंक्रीज कर सके टूवर्ड्स देयर सर्विस या टूवर्ड्स देयर वर्क। तो ये सारे हमारे 14 प्रिंसिपल्स थे जो हमें अच्छे से पढ़ने हैं कि क्या क्या सिद्धांत कमर्शियल बैंक को फॉलो करने चाहिए अगर वो चाहते हैं सही तरीके से अच्छे कस्टमर को अटेन करना, एक गुडविल बनाना मार्केट के अंदर।